थीस एक विकसित आत्मा होने के साथ साथ एक वरिष्ठ मार्गदर्शक भी है और उसके समूह में 9 और आत्माएं हैं, जिनमें से 3 तो खुद कनिष्ठ मार्गदर्शक हैं। अब इन तीनों आत्माओं में से 2 आत्माएं तो ऐसी हैं जिनकी आभा में पीला रंग ज़्यादा है, यानी वो स्तर 3 की मध्यवर्ती आत्माओं के समकक्ष आती हैं। लेकिन एनरास की आभा सुनहरे पीले से धीरे धीरे नीलेपन की ओर बदलती जा रही है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जब वो थीस के स्तर का हो जाएगा तब उसे ये ग्रुप छोड़कर जाना होगा। थीस उसकी प्रगति से एक तरफ बहुत खुश भी है, लेकिन उसके जाने का विचार उसे थोड़ा सा विचलित करता है। इन सब के बावजूद वो एनरास की प्रगति से बहुत खुश है, क्योंकि कहीं न कहीं एनरास की उन्नति में उसकी भी उन्नति शामिल है। अब इसके ठीक उलट ओजा नोविन उसके ग्रुप की सभी आत्माओं के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से विकास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें क्वालिटीज़ नहीं हैं, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हुए भी उसकी तरक्की बाधित हो रही है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी धारणा है। वो परिवर्तन के प्रति खुद को अनुकूल नहीं बना पा रहा है। यद्यपि उसके अंदर निष्ठा और संवेदनशीलता बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी प्यार और विश्वास को लेकर उसके अंदर जो धारणा पनप चुकी है उस पर वो काबू नहीं कर पा रहा है। पिछले कई जन्मों से उसके अंदर ये धारणा बन गई कि प्यार और विश्वास की भावनाएं व्यक्ति को केवल हानि पहुंचाती हैं। वो खुद को इसके विपरीत परिवर्तित ही नहीं कर पा रहा है और इसमें उसकी गलती भी नहीं होगी। अपने किसी विगत जीवन में उसने धोखा खाया होगा और इसी कारण उसकी आत्मा में ये डेवलप हो गया कि भरोसा और प्यार केवल नुकसान करते हैं। और ये धारणा उसकी आत्मा में इतनी डीप बैठ गई कि कई जन्मों के बाद भी वो इस सोच से नहीं निकल पाया। खैर, इन सब के बावजूद थीस ये चाहती है कि ओजा नोविन परिवर्तन को स्वीकार करे और अपनी सोच से बाहर आए। आगे जब डॉक्टर न्यूटन उसके पढ़ाने के तरीके पर प्रश्न करते हैं कि क्या आत्मा लोक में रहते हुए उसके लिए उदाहरण के द्वारा पढ़ाना कठिन नहीं होता, इस पर थीस बताती है कि बार बार प्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करना उनके विकास को अवरुद्ध करता है। इस पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, हस्तक्षेप के बारे में क्या तुम्हारी ठीक वैसी ही मान्यताएं हैं जैसे कि उस शिक्षक की होती है जो आत्मा लोक में देह रहित अवस्था में पढ़ाने का कार्य करता है? माध्यम: जी, रहती है, यद्यपि पढ़ाने की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। डॉक्टर: क्या मानसिक संपर्क के लिए? जी। डॉक्टर: मैं एक आत्मिक शिक्षक की अपने छात्रों से संपर्क करने की क्षमताओं के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। जब तुम आत्मा लोक में होते हो तो भूलोक पर स्थित अपने दल के 9 सदस्यों में से किसी एक को दिलासा या सलाह देने के लिए कैसे करते हो? इस पर थीस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो चुप ही रहती है। इस पर डॉक्टर न्यूटन उसे उत्तेजित करते हुए अपना प्रश्न फिर से दोहराते हैं। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम अपने विचारों को कैसे दर्शाती हो? माध्यम: मैं यह सब बताने में असमर्थ हूँ। अब यहाँ पर थीस अपनी इस कार्य प्रणाली को नहीं शेयर करना चाहती। शायद इसके पीछे कुमारा की आत्मा हो जो नहीं चाहती हो कि सब कुछ इंसानों को पता चले। अब डॉक्टर न्यूटन उससे इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी तक तो थीस सारी जानकारियाँ बड़ी आसानी से दे रही थी। अब उसका मार्गदर्शक कुमारा कहीं न कहीं इसमें बाधा डाल रहा था और इस बात को डॉक्टर न्यूटन समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने कहा, कुमारा, कृपया थीस के माध्यम से मुझे वार्तालाप करने की मंजूरी दो। यहाँ पर मैं भलाई के उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी छात्रा से प्रश्न पूछने के जरिए मैं अपने उपचार के तथा लोगों को उनके अंदर स्थित उच्चतम शक्ति के समीप उन लोगों को लाने के प्रयासों के संबंध में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे मिशन का उद्देश्य यह है कि लोगों को आत्मा की प्रकृति और उनके आत्मिक गृह के बारे में समझाया जाए ताकि वे मृत्यु के भय से मुकाबला कर सके। मेरे इस प्रयास में क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अब यहाँ पर थीस की आवाज़ में एकदम परिवर्तन आ जाता है और ये आवाज़ कुमारा की थी। वो एकदम अजनबी स्वर में जवाब देती है, हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तब क्या तुम मेरी सहायता करोगी?
माध्यम, हम दोनों तुमसे बात तो ज़रूर करेंगी, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार। अब डॉक्टर न्यूटन समझ चुके थे कि अगर मैं इन दोनों मार्गदर्शकों की सीमाओं का उल्लंघन करूंगा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। डॉक्टर न्यूटन ने अपना सवाल आगे बढ़ाया। ठीक है थीस, अब मुझे ये बताओ कि आत्माएं मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार कार्य करती हैं। अब मुझे इस बारे में बताओ। धरती पर स्थित तुम्हारे दल का कोई सदस्य तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास संकेत कैसे भेजेगा? जवाब काफ़ी देर के बाद आता है। सबसे पहले तो उन्हें अपने मन को शांत करना होगा और फिर अपने वातावरण से दूर अपने ध्यान को ले जाना होगा। डॉक्टर, वे ऐसा कैसे कर पाएंगी? माध्यम, शांति के द्वारा, अपने अंतरतम में पहुंचकर, अपनी आंतरिक आवाज़ को दृढ़ बनाकर। क्या यही वह तरीका है जिसके द्वारा आत्मिक सहायता मांगी जाती है? माध्यम, जी, कम से कम मेरे लिए तो यही है। उन लोगों को अपनी आंतरिक चेतना को विस्तृत करना चाहिए ताकि मैं केंद्रीय विचार में आ जाऊं। डॉक्टर, तुम पर या उस विशिष्ट समस्या पर जो उन्हें सताती रहती है? माध्यम, अगर वे मुझसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वे उस बात से ऊपर उठें जो उन्हें दिक्कत दे रही है, किंतु अगर वे स्वयं को शांत नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए ऐसा करना कठिन होता है। डॉक्टर, तुम तक सहायता की पुकार पहुंचाने की क्षमता क्या तुम्हारे दल के सभी 9 सदस्यों में एक जैसी होती है? नहीं, सब में अलग अलग होती है। संभवतः ओजा नोविन में कम होगी, वह उनमें से एक है। डॉक्टर, लेकिन क्यों? माध्यम, क्योंकि मेरे लिए संकेत ग्रहण करना सहज होता है, जबकि भूलोक पर स्थित व्यक्तियों के लिए अत्यंत कठिन। भेजे गए विचारों की ऊर्जा को मानवीय भावनाओं से ऊपर होना होगा। डॉक्टर, आत्मालोक की जैसी संरचना है उसमें तुम केवल अपने दल के संदेशों को कैसे ग्रहण कर लेते हो, क्योंकि सैकड़ों हजारों आत्माएं अपने मार्गदर्शकों को अपनी व्यथा का संदेश भेजती रहती हैं। माध्यम, मुझे तत्काल पता चल जाता है, केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी निरीक्षकों को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने विचार भेजने का तरीका विशिष्ट होता है। डॉक्टर, जैसे कि वैचारिक कणों के क्षेत्र में तरंगी संकेत के रूप में संदेश भेजना। माध्यम, मैं सोचता हूँ कि इस रूप में तुम ऊर्जा के तरीके को समझा सकते हो। डॉक्टर, ठीक है, अब यह बताओ कि जिसे तुम्हारे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है उस तक तुम वापस कैसे पहुँच सकते हो? अब इस पर थीस मुस्कुराते हुए जवाब देती है। उसके कानों में फुसफुसा कर जवाब देता हूँ। डॉक्टर, क्या एक मित्र आत्मा भूलोक पर दुखी मन के साथ ऐसा ही करती है? यह तो निर्भर करता है। निर्भर? मगर किस पर? क्या इंसानों की रोजाना की समस्याओं के प्रति शिक्षक आत्माएं उदासीन रहती हैं? माध्यम, उदासीन तो नहीं रहती, वरना हम उनसे बातचीत ही नहीं करते। हम तो प्रत्येक स्थिति का आकलन करते हैं। हम जानते हैं कि जीवन तो क्षण भंगुर होता है। हम ज़्यादा विरक्त रहते हैं क्योंकि मानवीय देह के बगैर हम लोग मानवीय भावनाओं के भार से मुक्त रहते हैं। डॉक्टर, मगर जब हालात आत्मिक मार्गदर्शन की पुकार लगाने की है तब तुम क्या करती हो? माध्यम, स्थिरता से एक निरीक्षक के रूप में हम समस्या की गंभीरता को पता लगाते हैं। फिर हम समस्याग्रस्त विचार में मिलकर हल्के से मन का स्पर्श करते हैं। डॉक्टर, कृपया इसको विस्तृत रूप से समझाइए। माध्यम, जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तो यह उसके विचारों की धारा होती है जो कि अक्सर अशांत होती है। इस मामले में पहले मैं गंवार सा था और अभी भी मुझमें कुमारा जैसी तो दक्षता नहीं है। किसी को भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रवेश करना चाहिए या अधिकतम ग्रहणशीलता का इंतज़ार करना चाहिए। डॉक्टर, मेरी यह समझ में नहीं आया कि जब निरीक्षक को हजारों वर्षों का अनुभव होता है तब वह इस मामले में अनाड़ी कैसे हो सकता है? माध्यम, संवाद भेजने वाले भी तो एक समान नहीं होते।
इसी प्रकार निरीक्षकों की क्षमताओं में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। यदि मेरे दिल की कोई आत्मा किसी भी प्रकार के संकट में है तो वह भारी मात्रा में अनियंत्रित नकारात्मक ऊर्जा को मेरी ओर भेजती है, जो मुझे चौकस कर देती है, लेकिन साथ ही भेजने वाले को शक्तिहीन सा कर देती है। किसी निरीक्षक के लिए यह जानना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कब तथा कैसे संदेश भेजा जाए। जब किसी व्यक्ति को तुरंत राहत की ज़रूरत होती है तो वह संदेश प्राप्त करने के लिए उचित अवस्था में नहीं भी हो सकता है। डॉक्टर: ठीक है, किंतु क्षमताओं के संदर्भ में एक अनुभवहीन मार्गदर्शक के रूप में तुम किस प्रकार अनाड़ी थे? माध्यम: मैं भेजे गए विचारों के तरीकों से बगैर तालमेल बैठाए सहायता के लिए बड़ी तेज़ी से जाना चाहता था। व्यक्ति संज्ञाहीन से हो सकते हैं। जब वे तीव्र संताप की अवस्था में होते हैं तो उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। अस्त व्यस्त मन में जब ध्यान भंग रहता है तथा वैचारिक ऊर्जा बिखरी सी होती है, तब आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। डॉक्टर: क्या सहायता की पुकार के बाद तुम्हारे दल के 9 सदस्यों को उनके मन में तुम्हारे प्रवेश का पता चल जाता है? माध्यम: निरीक्षकों से कभी यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे मन में घुसेंगे। यह तो बहुत कुछ मधुर मिलन जैसा होता है। मैं तो मन में विचारों को रोपित सा कर देता हूँ, जिसे वे अपनी अंतर प्रेरणा समझ लेते हैं, जो उन्हें शांति देने का प्रयास करती है और देते भी हैं। अब जैसे हर व्यक्ति यूनिक होता है, उसी प्रकार से उसके विचार, परेशानियों में उसके संदेश भेजने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिसे हमारे मार्गदर्शक आसानी से पहचान जाते हैं। लेकिन हम अपनी समस्या में इतने उलझे होते हैं कि अपने मार्गदर्शकों को ग्रहण ही नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं, हमारा मन एकदम स्थिर होता है, तब हमारी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है और हम अपने मार्गदर्शक के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं और उस वक्त हमें बड़ी शांति का अनुभव होता है। उस वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे ये आइडिया आया या मेरी अंतरात्मा में ये बात आई, लेकिन ये संकेत कहीं न कहीं हमारे मार्गदर्शकों द्वारा भेजे होते हैं, जो हम शांत मन या सपनों के जरिए ग्रहण करते हैं। अब धरती पर रहते हुए हम मानवीय भावनाओं के मन से दबे होते हैं। इसी कारण हमारे लिए उनके संदेश ग्रहण करना जरा सा मुश्किल होता है। लेकिन आत्मालोक में तो आत्माएं मानवीय भावनाओं से मुक्त होती हैं। इसी कारण वे हमारे संदेशों को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन कब मदद करनी है और कब नहीं, ये समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है। थीस हर वक्त अपनी छात्र आत्माओं की मदद करके उनके विकास को बाधित नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि उसकी छात्र आत्माएं अपनी समस्या को खुद निपटाएं। आगे थीस ने ये भी बताया कि वो किस प्रकार सृजन के कार्य से भी जुड़ी हुई है। उसके सृजनात्मक कार्य से जुड़ी जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे।